जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के साथी में। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद देश के विभिन्न भागों में छोटे छोटे देशी रियासतों का छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। जिसमें से हमने देखा था कि सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक पल्लव कुषाणों ने शासन किया था। और जो मौर्य थे उसके अपने जो उत्तराधिकारी वंश हुए थे, वहां पर शुंग वंश स्थापित हुए थे, शुंगों के बाद कन्नौ वंश स्थापित हुए थे। तो इस तरह से हमने देखा था कि मौर्य के काल में जो राजनीतिक एकता थी, जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध रखा था, वो मौर्योत्तर काल में जाके विखंडित हो गई थी। तो कुछ देर तक मौर्योत्तर काल में जो था, करीब 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक के काल में भारत अलग अलग जो है छोटे छोटे राज्यों में विखंडित रहा था। अब ये पुनः जो राजनीतिक एकता है, ये गुप्त काल की स्थापना होने के बाद ही, खासकर जब समुद्रगुप्त का जो शासन था उसका, उसी के काल में जो है राजनीतिक रूप से पूरा भारत एक हो सका था। तो हम आज के सेशन में इसी के बारे में देखेंगे कि कैसे समुद्रगुप्त या फिर गुप्त शासकों ने जो खोई हुई भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो पुनः उसे वापस किया था। इसी क्रम में हम लोग आज के सेशन में देखेंगे गुप्त वंश के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके जानने के स्रोत क्या क्या हैं गुप्त काल के। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुप्त काल के जो और महत्वपूर्ण शासक थे उनके वे कौन कौन से थे। गुप्त वंश के संस्थापकों के जो है उस संबंध में विवाद रहा है। कोई इतिहासकार उसे घटोत्कच को बताते हैं, तो कोई उसे श्रीगुप्त को उसका संस्थापक, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक बताता है। ऐसे गुप्त कौन थे, किस वंश से संबंधित थे, इसको लेकर के भी इतिहासकारों के बीच में बहुत ही मतभेद रहा है। तो हम लोग आज उस मतभेद को क्लियर करेंगे, देखेंगे कि कौन से इतिहासकार क्या मानते हैं कि गुप्त शूद्र थे। तो ऐसे इतिहासकार मानने वाले कौन कौन से हैं? कोई क्षत्रिय मानते हैं, कोई वैश्य, तो कोई उसी ब्राह्मण भी मानते हैं। तो हम लोग देखेंगे इनके वंशों के अलावा जो है इसकी जो किस क्षेत्र से उदित हुए थे, कहाँ पर शासन किया था, इसको लेकर के भी इतिहास में इतिहासकारों के बीच में मतभेद रहा है। तो हम उसे भी क्लियर करेंगे, देखेंगे कि वो भारत के किस क्षेत्र से शासन किया था, उनकी राजधानी कहाँ थी। सभी इतिहासकारों के मतों को जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान थे वो कितने चरणों में किया था। सबसे महत्वपूर्ण शासक है, दूसरा महत्वपूर्ण शासक इसका जो था विक्रमादित्य था। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि गुप्त काल की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, उनका प्रशासन किस प्रकार का था। गुप्त काल को भारत के जो प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। तो हम आज उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इतिहास में इसे स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। हो सकता है इसने इतिहास के जो है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इसने बहुत सारी उन्नति की हो। इसीलिए इतिहासकार इसे जो है स्वर्ण काल की संज्ञा दे देते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इसी की बातचीत करेंगे। बढ़ते हम लोग अपने सेशन की ओर, देखते हैं गुप्त काल की परिचय। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये गुप्त कौन थे। एक इतिहासकार हैं काशी प्रसाद जायसवाल। ये मानते हैं कि गुप्त के पूर्व जो है मगध पर लिच्छवियों का शासन हुआ करता था। साथ ही प्रारंभिक गुप्त नरेश उन्हीं के सामंत हुआ करते थे। तो गुप्त नरेश जो थे, गुप्त शासक, ये लिच्छवियों के सामंत थे। ठीक है, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे आक्रमणकारियों की तरह, बल्कि ये देसी ही थे। और ये लिच्छवियों का शासन था मगध पर। तो हमने देखा था कि मगध पर मौर्य शासन था, उसके बाद शुंग कन्नव हुए थे। तो हो सकता है शुंग कन्नव के समाप्ति के बाद यहाँ पर लिच्छवियों का शासन हुआ हो बीच की अवधि में, और ये लिच्छवियों के ही सामंत के रूप में काम करता हो। उसके बाद मौका पा करके इसने अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। यही एक दूसरे इतिहासकार हैं, फिलीट और बनर्जी भी हैं। ये मानते हैं कि ये शकों के सावंत थे। गुप्त शासक जो थे, शकों के जो शक शासक थे, इसके सावंत थे। और जब इन्हें मौका मिला तो तीसरी शताब्दी के आसपास इसने स्वयं की राजवंश स्थापित कर ली और वहां से फिर शासन करना शुरू कर दिया। अब इसके जो गुप्त वंश के संस्थापक है, इसके बीच में इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 275 ईस्वी में गुप्त अथवा श्रीगुप्त नामक
किसी व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। एक दूसरा मत भी है, ऐसे मानने वाले हैं, ऐसे विद्वान हैं जो इसे घटोत्कच को मानते हैं। ये यदि आप माने तो ये दूसरा शासक हो सकता है इस वंश का, नहीं तो फिर किसी दूसरे इतिहासकार की माने तो ये फिर इस वंश का संस्थापक हो सकता है, घटोत्कच। ठीक है। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र और रिद्धपुर ताम्रपत्र में केवल उसे ही गुप्त वंश का प्रथम शासक कहा गया है, इसे ही। तो इसका प्रमाण ये है प्रभावती गुप्त के। बाकी जो स्कंदगुप्त के सुपिया का जो लेख है, ये सुपिया मध्य प्रदेश के रीवा जिला में स्थित है। तो इसमें भी जो गुप्तों की जो वंशावली है ये घटोत्कच से ही शुरू होता है। तो दोस्तों यदि एग्जाम में कभी पूछ दिया जाए कि गुप्त के संस्थापक कौन थे गुप्त वंश के, तो यदि एक ऑप्शन में आपके पास घटोत्कच हो तो घटोत्कच ही दे दे, या फिर यदि यह ना दे करके श्रीगुप्त हो तो फिर आप इसे भी दे सकते हैं। और यदि दोनों हो तो ये फिर प्रश्न विवादित हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि दोनों में से कोई एक को चुनना मुश्किल हो सकता है। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि गुप्त के जो इतिहास हैं उसके लेखन के लिए प्रमाण कौन कौन से हैं। पहले हम लोग देखते हैं साहित्यिक प्रमाण क्या क्या हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि उसके पुरातात्विक प्रमाण कौन कौन से हैं। साहित्यिक प्रमाण में सबसे पहला तो इसका पुराण है। मौर्यों के काल में जो पुराण थी, जो इसके साहित्यों की रचना हुई थी, इसमें भी पुराण है। विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 3 पुराण है। इसमें हमें गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है हमें इस साहित्य से। एक दूसरा साहित्य की बात करें तो विशाखादित्य का है देवी चंद्रगुप्तम। ये गुप्त वंशी नरेश रामगुप्त और दूसरा जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में हमें इस किताब से जानकारी मिलती है, इस पुस्तक से। तीसरे हमारा साहित्य है, कवि है कालिदास। इसने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की थी। तो बहुत सारे ग्रंथों में इनकी इस काल की जो गुप्त युगीन समाज है उसकी जो धार्मिक संस्कृति है इस पर टिप्पणी की गई है। इसी ग्रंथ में, कालिदास के ही एक ग्रंथ में बताया गया है कि उस समय के जो नाटक थे, इसके इसके जो नाटक हैं उसमें जो उच्च वर्ग हैं, समाज के उच्च वर्ग, ये संस्कृत भाषा बोलते हैं, और उनके जो निम्न वर्ग की भाषा है ये प्राकृत भाषा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं नाटकों के माध्यम से ये पता चल जाता है उस समय की सामाजिक आर्थिक समाज की कैसी थी, हाव भाव क्या था, वो कौन सी भाषा बोलती थी। तो ये चीजें हमें प्राप्त हो जाती है। एक था शूद्रक, इसने मृच कटिकम लिखा था, और वात्सायन ने कामसूत्र लिखा था। इससे भी इस काल की जो समाज की शासन व्यवस्था के साथ साथ उस काल के नगर जीवन के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इन देशी साहित्यों के अलावा कुछ विदेशी यात्री भी भ्रमण करने आए थे उस गुप्त काल में, उसने भी बहुत सारे विवरण छोड़ रखे हैं हमारे लिए। इसमें पहला जो सबसे बड़ा उल्लेखनीय नाम आता है वो है फाहियान का। ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके दरबार में आया था। और उसने जो मध्य देश है, मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, वहां की प्रजा का भी वर्णन किया है। 7वीं सदी के दौरान हुएनसांग भी आया था। ये वैसे तो आया था हर्षवर्धन के काल दरबार में, लेकिन अपने पिछले वर्णों का हो सकता है अनुश्रुतियों के आधार पर इस काल की जो है समाज का इतिहास का लेखन किया हो। तो ये हुएनसांग भी थे। हमने अभी साहित्यिक प्रमाण देखा था जो गुप्त वंश की जानकारी देता है। इसके अलावा बहुत सारे पुरातात्विक प्रमाण भी हैं। उस काल के अभिलेख हैं, मंदिर हैं, सिक्के हैं बहुत सारे जो हमें इस काल की जानकारी देते हैं। सबसे पहला जो पुरातात्विक प्रमाण देखें तो इसमें स्तंभ लेख या अभिलेख हैं। इसमें सबसे उल्लेखनीय जो है वो है समुद्रगुप्त के स्तंभ लेख। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है, उसके जो विजय अभियान थे उसके बारे में वर्णन किया गया है, और उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी प्रशंसा में बहुत सारी बातें लिखी गई है इसमें। एक दूसरा अभिलेख है जिसे स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख कहा जाता है। इसी से जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त के काल में हून आक्रमण हुआ था गुप्त साम्राज्य पर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हून आक्रमण की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है, तो ये स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। इन स्तंभ लेखों के अलावा गुप्त काल के सिक्के भी हैं जो हमें इस काल के पुरातात्विक प्रमाण हैं। ठीक है। गुप्त काल के जो स्वर्ण सिक्के थे उन्हें दिनार कहा जाता था, और जो रजत सिक्के थे यानी कि चांदी के सिक्के थे इन्हें रूपक अथवा रुप्यका कहा जाता था। गुप्तकालीन तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो है हमें राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुआ है।
ये चीजें फैक्ट हैं, प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पूछे जाती है। अब देखिए सिक्कों से किस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, इसने व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के जारी किए थे, जो उसे पश्चिम भारत पर शक विजय का वर्णन करता है। तो हमें इन चीजों की जानकारी, जैसे कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये इस प्रकार की जानकारी देता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध विजय कराया हो। और विक्रमादित्य के जो ये जो व्याघ्र हनन प्रकार के जो सिक्के मिले हैं, ये बताता है कि विक्रमादित्य ने उस समय शकों को पराजित किया था, और उसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने सिक्के जारी किए थे। तो कहीं ना कहीं जो सिक्के होते हैं, ये हमें पुरातात्विक प्रमाण होते हैं, हमें इतिहास बताते हैं। ठीक है, इन अभी स्तंभ लेख और सिक्कों के अलावा गुप्त काल के बहुत सारे मंदिर भी हैं, उसकी स्तंभों पर जो मूर्तियां बनाई गई थी वो भी हैं, और जो चैत्यगृह या फिर गुहाएं मंदिर स्थित हैं वो भी हैं, जो पत्थरों को तराश कर बनाए गए थे। ये चीज भी है जो हमें उस काल की स्थापत्य कला के बारे में बताता है। उस काल की जो जनता के धार्मिक विश्वास हैं, और जो जनता के धार्मिक विश्वास हैं, इन चीजों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए स्तंभ लेख, सिक्कों, ये मंदिर जो स्थापत्य के क्षेत्र हैं, इन चीजों के अलावा एक चौथा क्षेत्र भी है, चित्रकला का क्षेत्र। इससे हमें भी गुप्त काल की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस काल के चित्रकला का सबसे बड़ा जो ढेर है वो आप अजंता में देख सकते हैं और एलोरा में देख सकते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाओं में। अब चित्रकला से आप क्या जान सकते हैं? पहले तो वो धर्म के बारे में बताता है, दूसरा यह भी बताता है कि उस काल के जनता जो थे, उस काल के जो लोग थे, उसकी वेशभूषा किस प्रकार की थी, उनके ओढ़ावे पहनावे कैसे थे, उनके श्रृंगार प्रसाधन क्या थे, उनके धार्मिक विश्वास क्या थे। तो इन चीजों की जानकारी हमें चित्रकला से प्राप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पुरातात्विक प्रमाण का भी अपना विशिष्ट महत्व रहा है। गुप्तों के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि गुप्त शासक जो थे ये शूद्र थे, कुछ उसे वैश्य मानते हैं, कुछ उसे क्षत्रिय, तो कुछ उसे ब्राह्मण भी मानते हैं। हम लोग जानते हैं कि शूद्र मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं। दोस्तों ये सब प्रीलिम्स के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब फैक्ट हैं, पूछे जाते हैं। गुप्तों को शूद्र मानने वाले जो इतिहासकार हैं, उसमें सबसे उल्लेखनीय नाम आता है काशी प्रसाद जायसवाल का नाम आता है। गुप्तों को वैश्य मानने वाले जो इतिहासकार हैं वो हैं एस.के. अयंगर, रोमिला थापर और रामचरण शर्मा जो हैं। ये तीनों विद्वान हैं जो मानते हैं कि गुप्त वैश्य थे, न कि क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण वगैरह थे। गुप्तों को क्षत्रिय मानने वाले जो थे ये थे सुधाकर चट्टोपाध्याय और आर.सी. मजुमदार जिसे कहते हैं। ये दोनों विद्वान मानते हैं कि गुप्त वंश के जो राजा सब थे ये सभी क्षत्रिय थे। कुछ इतिहासकार इसे ब्राह्मण भी मानते हैं, जिसमें हेमचंद्र राय चौधरी हैं। ये मानते हैं कि गुप्त जो है ब्राह्मण थे। गुप्तों की वंश को लेकर के तो मतभेद था ही, सेम इसी तरह गुप्तों के मूल निवास स्थान को लेकर भी मतभेद था। जैसे कि हमने देखा था आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद था, वैसे ही गुप्तों के मूल निवास स्थान को लेकर के मतभेद है। कुछ विद्वान जो हैं ये इसे मानते हैं कि इसका जन्म स्थान या मूल स्थान बंगाल था, कुछ उसे मगध का मानते हैं, कुछ उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मानते हैं। हम जानते हैं कि पहले तो बंगाल मानने वाले कौन कौन से इतिहासकार हैं, और दूसरा जो बंगाल मानते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, उनका आधार क्या है। जो इतिहासकार गुप्तों का जो वंश है, मूल निवास स्थान वो मानते हैं बंगाल है, तो इसमें है एलन, आर.सी. मजुमदार। ये दोनों विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, जो मानते हैं कि गुप्त राजवंश का निवास स्थान बंगाल में था। इनका जो मुख्य आधार है ये चीनी यात्री इत्सिंग की यात्रा विवरण है। इन्हीं ने इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि गुप्तों का जो मूल निवास स्थान है वो बंगाल का क्षेत्र रहा हो। दूसरा इतिहासकारों का गुट है जो इसे मानते हैं कि इसका जो राज क्षेत्र है, ये मूल निवास का क्षेत्र, वो मगध का क्षेत्र है। अब ये ऐसा क्यों मानते हैं? ये मानते हैं कि पुराणों में अधिकतर पुराण जितने ही हैं, खासकर जो विष्णु पुराण की बात करें तो ये गुप्त काल की रचना है, और ये मगध के क्षेत्र में ही रचित की गई थी। कोई भी किताब जब रचित होती है तो अपने आसपास के क्षेत्र के समाज काल के विवरण देता है, सामाजिक आर्थिक स्थितियों के विवरण देता है, उसकी भौगोलिक स्थिति का विवरण देता है। इसी आधार पर जो इतिहासकार विंटरनित्ज हैं ये मानते हैं कि गुप्त राजवंश के लोग
और उनके जो मूल निवास स्थान था ये मगध के क्षेत्र के रहने वाले थे। कुछ इतिहासकार इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का होने का भी प्रमाण देते हैं। इसमें इतिहासकार जो है S.R. गोयल ये मानते हैं कि इसकी जो मूल निवास स्थान है गुप्तों की, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। इनका मानने का आधार है यहाँ से बहुत सारे पुरातात्विक जो है वस्तुएं प्राप्त होती है। तो ये इतिहासकार जो है S.R. गोयल मानते हैं कि अब अधिक मात्रा में अब किसी भी पुरातात्विक चीजों का ढेर यदि कहीं से प्राप्त होता है तो हो सकता है उसकी राजधानी रही हो, तभी तो वहां से बहुत सारे इतनी चीजें प्राप्त हुई है, नहीं तो इक्के दुक्के प्राप्त होते वहां से। तो हमने देखा कि इसके मूल निवास स्थान को लेकर के जो मतभेद था वो हमने आपके सामने क्लियर किया था। अब हम लोग उसके राजनीतिक इतिहास के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। यदि हम लोग मान के चलें कि श्रीगुप्त ही गुप्त वंश का संस्थापक था, तो ये इस गुप्त वंश का पहला शासक होगा। इसकी जो जानकारी है ये हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से। इसी में इसका प्रमाण है कि श्रीगुप्त ही इस वंश के संस्थापक हैं। इसके साथ साथ चीनी यात्री इत्सिंग की भी यात्रा विवरण है। ये 7वीं सदी में भारत आया था और ये भी बताता है कि श्रीगुप्त ही थे जो इस वंश के संस्थापक थे। बनारस के पास से इसकी कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। श्रीगुप्त की मुद्रा जो है बनारस से प्राप्त हुई है। इसमें से एक मुहर पर गुप्तस्य और दूसरे मुहर पर श्रीगुप्तस्य नाम का अंकित किया गया है। तो ये सभी प्रमाण है कि श्रीगुप्त ही इस वंश के संस्थापक थे। यदि हम मान लेते हैं कि ये गुप्त वंश के संस्थापक थे तो दूसरा शासक ये होगा, और नहीं यदि हम यही मानते हैं कि घटोत्कच ही इस वंश का संस्थापक है तो इसकी भी जानकारी है। स्कंदगुप्त के सुपिया अभिलेख, ये मध्य प्रदेश के रीवा जिला में स्थित है, और प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र के अनुसार घटोत्कच ही गुप्त वंश का संस्थापक था। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। ये गुप्त वंशों में पहला शासक था जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। और इससे यह भी लगता है कि एक छोटे क्षेत्रों पर शासक शासन करते थे, क्योंकि गुप्त वंश के जितने भी आगे के आप देखेंगे शासक, वो उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जबकि इसने घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की है। तो हो सकता है इसने एक छोटे क्षेत्र पर शासन किया हो। अब बारी आती है चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक शासन किया था। इस वंश का प्रथम महान शासक था। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हो सकता है ये वास्तविक राजा हो, बहुत सारे क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त किया हो, इसलिए इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे, महाराजा धीराज का मतलब ही होता है छोटे छोटे राजाओं का राजा। इन्होंने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को मजबूत किया था। उसने लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, इससे विवाह किया था, और इन्हीं दोनों के जो पुत्र थे वो समुद्रगुप्त था। इस विवाह की स्मृति में उन्होंने चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। इस पर एक और इस सिक्के पर एक और कुमार देवी और दूसरी ओर चंद्रगुप्त का चित्र अंकित रहता था, या फिर कभी कभी दूसरी ओर देवी लक्ष्मी का भी चित्र अंकित होता था। तो इससे तो एक बात यह भी जाहिर होती है कि ये लोग जो थे देवी शक्ति के उपासक थे, देवी शक्ति के उपासक थे, या फिर हो सकता है हिंदू, अब कहें कि हिंदू धर्म के उपासक थे, हिंदू धर्म के मानने वाले थे। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि इसने जो अपने राजाभिषेक करवाया था उस तिथि से एक गुप्त संवत चलवाया था। इसका जो राजाभिषेक हुआ था 319 अथवा 320 में हुई थी, तो इस समय एक गुप्त संवत चलवाया था। तो पहला कार्य इसने किया था कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लिच्छवियों से विवाह किया था, और दूसरा इसने राज्यारोहण की तिथि में गुप्त संवत चलाया था। इसने बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया था और यहां से इसने शासन किया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक आता है समुद्रगुप्त, ये 335 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच शासन करता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने चंपू काव्य शैली में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किस शैली में इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो चंपू काव्य शैली में। काव्य शैली का कोई तरीका हो सकता है ये, इस शैली में इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त की जो साम्राज्यवादी नीति थी
इसी के कारण जो इतिहासकार V.A. स्मिथ हैं, इन्होंने इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान, ये इन्होंने अलग अलग जो चरण है उसमें पूरे भारत को रौंद डाला था। इसका जो पहला चरण हुआ था विजय अभियान का, इसमें पहले चरण में उन्होंने आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत के लगभग 9 राजाओं को पराजित किया था, और उसने जो उत्तर भारत के जो राज्य थे इस पर इन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उत्तरी भारत के जो 9 राजा थे इसको हरा करके इसने यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन कर लिया था, प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसने दूसरे चरण में उसने 9 गणराज्यों को जीता था, जिसमें यौधेय, मालव, अर्जुनायन आदि प्रमुख थे। इसने दूसरे चरण में ही जो सीमावर्ती राज्य थे जैसे कि समतट, दवाक, कामरूप, ये असम का क्षेत्र है, और नेपाल, कर्तपुर इत्यादि इलाके जो हैं इसने दूसरे चरण में ही जीत लिए थे, और इन इलाकों को भी इसने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ही रखा था। ये सभी उत्तर भारत के राज्य थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ से शासन करना इनके लिए आसान था, प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा जा सकता था, इसलिए इन्होंने इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा था। तीसरे चरण में इन्होंने आठवीं नामिक जनजाति को परास्त किया था। ये आठवीं जनजाति का नाम आप मौर्य काल में भी सुनते हैं। सम्राट अशोक के शासन काल में भी इसने संकट उत्पन्न कर दिया था। समुद्रगुप्त का जो चौथा चरण शुरू होता है, इस बार उन्होंने दक्कन के 12 राज्यों को जीता था, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था, लेकिन इन्होंने इससे केवल टैक्स वसूला था। केवल इन्होंने टैक्स वसूल करके उसे फिर उसी राजा को सौंप दिया था। इन्होंने अपना उसका राजा चेंज नहीं किया, अपना प्रतिनिधि वहां पर नहीं रखा था, बल्कि टैक्स वसूल करके उसे छोड़ दिया था वहीं पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया था दक्षिण भारत पर। अपने 5वें और अंतिम चरण में उन्होंने विदेशी शक्ति, जैसे भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर रहने वाले जो शासक थे, जैसे कि कुषाण के कुछ पूर्वज रहते थे, शक, मरुदंड, सिंहल द्वीप, सर्वद्वीप वासिन इत्यादि के राजाओं को इसने जीता था। अपने 5वें और अंतिम चरण में इसने विदेशी शक्तियों को हराया था। समुद्रगुप्त संगीत और साहित्य का प्रेमी था। हरिसेन द्वारा उसे कविराज और संगीत का प्रेमी की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कविराज की उपाधि दिखाता है कि वो खुद कविता लिखते होंगे। दूसरा, उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है उसके सिक्कों पर, तो कहीं ना कहीं उसे संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, इसीलिए उसे संगीत का प्रेमी की जो उपाधि है उसे हरिसेन ने दी थी। इस वंश का जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक है वो चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य है। ये 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मूल नाम था उसे देवराज अथवा देवगुप्त भी कहा जाता है। वाकाटक के जो अभिलेख हैं इसमें चंद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि गुजरात के शक शासक को पराजित करने के बाद इन्होंने सकारी अथवा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर शक, गुजरात के जो शक शासक थे, इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख हैं यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, जूनागढ़ अभिलेख से। और यहाँ पर रुद्रदामन के जो उत्तराधिकारी शासक थे, जो पूर्वी वंशज सब थे, वो शासन कर रहे थे। इसी को इसने हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इसके हराने के बाद इसने सकारी की उपाधि धारण की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बाद में जाकर के ये विक्रमादित्य जो है उपाधि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। इस वंश का जो अगला महत्वपूर्ण शासक है वो कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक शासन किया था। इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर 2 प्रश्न बनता है। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। और इस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप सीधे याद कर सकते हैं मोटे तौर पर कि इसकी स्थापना 5वीं सदी ईस्वी में हुई थी। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख, अभी तक जितने अभिलेख हुए हैं उन सभी अभिलेखों में सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। इनके सिक्कों पर मोर की आकृति मिलती है। तो पूछा जा सकता है कि मोर की आकृति वाला जो सिक्का है वो किसने जारी किया था? तो किसने जारी किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। इसने भी अश्वमेध प्रकार की सिक्के जारी किए थे। और उसमें क्यों किया? तो ये जो है सिक्के जारी किए थे तो हो सकता है इसने अश्वमेध यज्ञ कराया हो।
इसका जो दरबारी कवि था ये वत्स भट्टी अथवा कुमारिल भट्ट, दोनों एक ही नाम है। ये इसका दरबारी कवि था कुमारगुप्त प्रथम का। इन्होंने मंदसौर प्रशस्ति या मंदसौर का जो प्रशंसा पत्र है इसी ने लिखा था, कुमारिल भट्ट अथवा वत्स भट्टी ने। ये कौन था कुमारिल भट्ट? ये कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। इस वंश का जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है स्कंदगुप्त। इसने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया था। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, इसके समय में हून आक्रमण हुआ था। इसने इसे रोका था क्योंकि मलेच्छों पर स्कंदगुप्त की विजय का वर्णन जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित है। रुद्रताम्र के जो जूनागढ़ अभिलेख है इसी अभिलेख में लिखा गया है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों पर विजय प्राप्त किया था। तो इस जो मलेच्छ जो है ये किसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है? ये हूनों के लिए। हूनों को मलेच्छ कहा जाता था। ठीक है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति लेख, इसकी बुद्ध मूर्ति में भी एक लेख है, सारनाथ यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसमें भी स्कंदगुप्त से संबंधित कुछ लेख प्राप्त हुए हैं जो इसकी जानकारी के पुरातात्विक प्रमाण हैं। स्कंदगुप्त न केवल एक सफल राजा था बल्कि एक अच्छा प्रशासक भी था। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था उसने इसकी मरम्मत करवाई थी स्कंदगुप्त ने। तो इस झील की मरम्मत किस लिए किया होगा? या तो कृषि के लिए या फिर जन कल्याण पेयजल के उद्देश्य से। ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रशासक कहा जा सकता है। स्कंदगुप्त के उत्तरवर्ती शासक जितने भी शासक हुए थे उनमें एक है भानुगुप्त का नाम आता है। भानुगुप्त का नाम एक चीज के लिए आता है कि इसका जो एरन अभिलेख है जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित है, इससे सती प्रथा के पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके बाद जितने भी इसके गुप्त के उत्तरोत्तर जो उत्तरवर्ती गुप्त शासक हुए वो सभी अयोग्य शासक हुए। इसके बाद गुप्त साम्राज्य जो है उसका विखंडन शुरू हो गया था और बहुत ही जल्दी वो गुप्त साम्राज्य अपने पतन को प्राप्त कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी, उनकी राज्य व्यवस्था थी, वो किस प्रकार की थी। गुप्त युग से प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हमने मौर्य काल की जो देखी थी राज शासन, उसकी राज्य व्यवस्था बहुत अत्यधिक केंद्रीकृत थी। मौर्यों की जो शासन व्यवस्था थी वो अत्यधिक केंद्रीकृत थी, अत्यधिक केंद्रीकरण। वो छोटे से छोटे गांव और जिलों तक अपना केंद्र, सीधे केंद्र का शासन होता था। यहाँ पर विकेंद्रीकृत हो गई थी। बहुत सारे सामंत जो हैं वो अधिकार रखने लगे थे, बहुत सारे अधिकार दे दी गई थी इसमें सामंतों के काल में, इसलिए इसे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है और यही इसके पतन का भी कारण बना था। दूसरा, समुद्रगुप्त ने जिन राजाओं को पराजित किया था उनमें से अधिकांश को उसने अपने साम्राज्य का अंग नहीं बनाया बल्कि उन्हें केवल टैक्स वसूल के उसे पूर्णतः उसे ही शासन चलाने के लिए छोड़ दिया। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको किसी प्रदेश को जीतते हैं तो वहां पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं शासन करने के लिए, अपने खासकर कुमार को या फिर किसी प्रांतपति को। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, केवल टैक्स वसूल के उसे छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद जब भी उसे मौका मिलेगा फिर वो आक्रमण करेगा। यही चीजें इनके साथ हुई। जब समुद्रगुप्त शक्तिशाली था तो इसके समय में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब कमजोर शासक हुए यहाँ पर केंद्र में तो फिर इन्होंने तुरंत पलटवाजी कर दी और इसे केंद्र पर ही अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया या फिर वे स्वतंत्र हो गए। गुप्त शासकों ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की थी। इससे पता चलता है कि इसके अंतर्गत छोटे छोटे अधीनस्थ शासक रहे होंगे, क्योंकि महाराजाधिराज तो उसे ही कहा जा सकता है जिसके भीतर छोटे छोटे राजा हो, छोटे छोटे महाराज हो। तो ये कहीं ना कहीं विकेंद्रीकृत की प्रवृत्ति को दिखाता है। इसकी जो सबसे बड़ी जो निगेटिव चीजें थी वो थी इसने प्रशासनिक पदों का वंशानुगत कर दिया था। मौर्य काल में आप देखेंगे चाहे दूसरे ये चीज प्रवृत्ति कहीं और किसी दूसरे राजवंश में देखने को नहीं मिली थी। इस काल में क्या हुआ था, गुप्त काल में इसने प्रशासनिक पदों का, अभी तक राजा ही वंशानुगत होता था, प्रशासनिक पदों का वंशानुगत नहीं कराया गया था। इसने प्रशासनिक पदों का वंशानुगत करा दिया था। तो प्रशासन, राजा तो अयोग्य होंगे ही क्योंकि वंशानुगत था। बाद में यदि प्रशासन की राज्य प्रशासन का नींव होता था, यदि उसे भी वंशानुगत बना दिया जाए तो फिर राज्य का प्रशासन कैसे चलेगा।
तो ये चीजें इसकी सबसे निगेटिव बातें थी। साथ ही साथ इसने एक और चीज कर दिया था, उसने एक ही व्यक्ति के हाथों कई कई पद सौंप दिए थे। तो ये चीजें कुछ ज्यादा ही जटिल हो गई थी इसके समय में, ये बहुत निगेटिव बातें थी इस समय की। बहुत सारे मंत्रालय एक ही व्यक्ति को सौंप देना एक अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था की निशानी तो नहीं है। अब इसके उदाहरण आप देख सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की जो लेखक हरिसेन है, वे खुद को कहता है कि ये कुमारामात्य भी है, ये संधि विग्रही भी है, और ये महादंड नायक के पद पर है। मतलब एक ही व्यक्ति जो हरिसेन था, ये 3 पद तो ऐसे ही हो गया, और दूसरा कहा जाता है कि ये चौथा ये दरबारी कवि भी था, ये दरबारी कवि भी था, एक राज कवि भी था। तो इतना पद, 4-4 पद एक ही व्यक्ति को दे देने से प्रशासन तो चरमराएगी ही इनका। अब हम तो देखते हैं कि साम्राज्य का विभाजन जो है ये भुक्तियों या प्रांतों में किया गया था। तो इस समय प्रांतों के लिए भुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसके जो प्रमुख होते थे इस पर शासन करने वाले, ये उपरिक अथवा उपरिक महाराज नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। हमने मौर्य काल में क्या पढ़ा था, इसने भी साम्राज्य का प्रांतों में विभाजित किया था। उसने 5 प्रांतों में विभाजित किया था मौर्य काल में अपने साम्राज्य को, और अपने सभी प्रांतों में उसके जो राजा के पुत्र होते थे, अक्षर कुमार, उसको नियुक्त करते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर इसने भुक्तियों में, प्रांतों में इसके जो प्रांतपति थे इसे उपरिक अथवा उपरिक महाराज कहा जाता था। हो सकता है ये सब अपने अपने क्षेत्र के स्वतंत्र शासक हो, ठीक है। तो ये चीजें भी इनके लिए निगेटिव बातें थी। अब प्रांत जो थे इनके भुक्ति, इनका विभाजन जिलों में किया गया था, और उस समय जिलों के लिए विषय शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उन्हें या तो विषयपति कहा जाता था या फिर कुमारामात्य कहा जाता था। ये कुमारामात्य शब्द अथवा विषयपति शब्द जिला के प्रमुख के लिए किया जाता था, जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उनके लिए। विषयपति यानी कि जिलाधीश का जो कार्यालय होता था उसे अधिष्ठान कहा, उस समय अधिष्ठान कहा जाता था। इसकी सहायता के लिए, विषयपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक छोटी सी परिषद भी होती थी। इस परिषद का जो प्रमुख होता था उसे नगरपति कहा जाता था, और इनके जो सदस्य थे, इस परिषद के जो सदस्य थे उसमें नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, कुलिक और कायस्थ, इसे प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ भी कहा जाता है। ये जो इनके जो जिले थे विषय, उसके अंतर्गत कई ग्राम भी थे। अब विषय और ग्राम के भीतर पेठ भी एक इकाई थी जो ब्लॉक लेवल का था। ये जिला और ग्रामों के समूह होते थे। पेठ जो है ये कई ग्रामों के समूह होते थे। फिलहाल देखते हैं, विषय के भीतर कई छोटे छोटे ग्राम होते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और इसके जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वो ग्रामी कहलाते थे। उसे ग्रामपति अथवा महतर भी कहा जाता था। सीमांत प्रदेशों के जो प्रशासक होते थे उन्हें गोप्ता कहा जाता था। इस काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी यानी कि व्यवहार विधि और दंड विधि, एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ, भली भांति परिभाषित और पृथक किए गए थे। यानी कि न्यायपालिका की दिशा में एक अच्छी चीज थी। यहाँ पर न्यायपालिका कहे तो एक सुदृढ़ व्यवस्था थी। जितना इसका तो प्रशासन अच्छा नहीं था, लेकिन न्यायपालिका जो है एक अच्छी व्यवस्था में था। गुप्त काल में दंड विधान अधिक कठोर नहीं था, क्योंकि गुप्त काल में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, आर्थिक जुर्माना ही अधिक प्रचलित था। तो ये चीजें इनकी थी। तो हो सकता है इनसे इस काल की जो न्यायिक व्यवस्था है कमजोर भी हो गई हो। गुप्त काल के जो प्रमुख अधिकारी हैं ये केंद्रीय अधिकारी हैं, और एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर जब मिलान वाले प्रश्न आते हैं तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। ये सब फैक्ट है। कुमारामात्य किसे कहा जाता है? तो कुमारामात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। महादंड नायक पद न्यायाधीश के लिए उपयोग किया जाता था। जो सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे वो महाराजाधिराज या राजा तो स्वयं होते थे, और उसके जो नीचे वाला अधिकारी जो होता था वही महादंड नायक कहलाता था। महासंधि विग्रहिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। युद्ध और शांति के जो अधिकारी होते थे उनके लिए यह प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। महाअक्षपटलिक शब्द अकाउंटेंट जो होते थे उस समय, उसके सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था अकाउंट विभाग के।
इस समय प्रतिहार शब्द राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र के जो रक्षक होते थे, राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र के रक्षक, उन्हें प्रतिहार कहा जाता था। जबकि महाप्रतिहार शब्द संपूर्ण राजमहल के रक्षक, मतलब अंदर के साथ साथ बाहर के भी रक्षक, सिक्योरिटी के, तो इन्हें महाप्रतिहार कहा जाता था। भाट शब्द का प्रयोग किया जाता था पुलिस अधिकारियों के लिए। सार्थवाह शब्द व्यापारियों के निगम अथवा समिति के मुखिया जो होते थे उनके लिए सार्थवाह शब्द का प्रयोग किया जाता था। दंडपाशिक शब्द पुलिस विभाग के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उनके लिए दंडपाशिक का प्रयोग कहा जाता था, और जो छोटे छोटे पुलिस अधिकारी होते थे उन्हें भाट कहा जाता था। जबकि सर्वोच्च, अभी के वर्तमान के जो डीजीपी लेवल के जो होते हैं उसे दंडपाशिक कहा जाता है। चाट एक साधारण सैनिक थी, और भाट जो है, एक तो भाट देखा पुलिस अधिकारी है, एक भट्ट है, ये जो है अश्वपति घुड़सवार सेना के प्रधान अधिकारी होते थे। नगर श्रेष्ठी कौन होते थे? गुप्त काल में नगर के जो प्रधान सेठ होते थे उसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। गुप्तकालीन कला, दोस्तों कला ही वह क्षेत्र है जिसके लिए गुप्त काल को स्वर्ण काल या स्वर्णिम युग की संज्ञा दी जाती है। तो इस काल में कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी। मंदिर निर्माण कला, जो मंदिर की वास्तविक संरचना का जो विकास शुरू हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। इससे पहले के जितने मंदिर थे वो सभी पत्थरों को काट काट के बनाए गए थे, पत्थरों को तराश के बनाए गए थे। लेकिन मंदिर की जो वास्तविक, जिसे संरचनात्मक मंदिर कहा जाता है, ईंट और गारे से युक्त मंदिर का निर्माण जो है पहली बार इसी काल में, गुप्त काल में ही निर्माण होना शुरू हुआ था। इस काल में आप देख सकते हैं कि देवगढ़ झांसी का एक दशावतार मंदिर है। ये भारतीय मंदिर निर्माण कला के इतिहास में पहली बार था जब इसमें शिखर का प्रयोग किया गया था। तो शिखर युक्त दोस्तों मंदिर का जो ऊपर का जो भाग होता है, ये भाग जो होता है इसे ही शिखर कहा जाता है मंदिर का। तो इससे पहले गुप्त काल के पहले के जो मंदिर होते थे उसमें तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो पत्थरों को तराश कर बनाए गए थे। आपने मौर्य काल में भी देखा था, बहुत सारे बौद्ध विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया गया था। गाया की जो बराबर की पहाड़ियां हैं उसे काट कर बनाए गए थे, तो उसमें ये शिखर की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके बाद के काल में जो थे, मौर्योत्तर काल में, चैत्य बनाए गए थे, एक पूजा स्थल था बौद्ध मंदिर टाइप का, उसमें भी उसको भी पत्थर से काट कर बनाया गया था। वो सब सभी जो है सपाट छत वाले होते थे, उसमें शिखर नहीं होते थे। ये पहली बार था जब शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण होने लगा था, तो ये गुप्त काल ही था। गुप्त काल के जो केंद्रीय कक्ष होता है जहां देवताओं की मूर्ति खड़ी होती है, स्थित होती है, उसे गर्भगृह कहा जाता है। और ये सभी चीजें ईंटों से बनाए जाते थे, और इसे एक ऊंचे चबूतरे पर, जमीन के ऊपर एक ऊंचा चबूतरा लगाया जाता था। चबूतरों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई जाती थी। ये सभी चीजें जो है एक संरचनात्मक मंदिर जिसे कहते हैं, चबूतरा और ये सीढ़ी, तो ये सभी चीजें पहली बार गुप्त काल में ही अस्तित्व में आई थी। इस काल के और मंदिर की बात करें तो भूमरा जो है मध्य प्रदेश के सतना जिला में स्थित है, तो यहाँ का शिव मंदिर गुप्त काल के मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। भीतरगांव मंदिर, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सभी मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और ईंटों से निर्मित हैं। वास्तविक संरचनात्मक मंदिर जिसे कहते हैं वो ये सारे इसके उदाहरण हैं। इसलिए मूर्ति कला के क्षेत्र में भी इस काल में विशेष स्थान है इसका। इस काल में मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र जो है गुप्त काल में मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। इससे पहले हमने देखा था मौर्योत्तर काल में जो मूर्ति कला हुई थी उसमें गंधार कला देखा था, अमरावती कला देखा था और मथुरा कला भी देखा था। तो गंधार कला और मथुरा कला जो थी, गंधार कला के वाला अमरावती कला जो थी वो अभी भी अस्तित्व में था। मथुरा कला अभी भी थी, गुप्त काल में भी विकसित हो रही थी। इन दोनों के अलावा ये दो जो क्षेत्र हैं, सारनाथ और पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है, ये गुप्त काल में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हुई थी और एक नया क्षेत्र के केंद्र के रूप में उभरा था मूर्ति कला के लिए। इसका प्रमाण ये है कि बिहार के सुल्तानगंज क्षेत्र से एक तांबे की 7.5 फीट ऊंची गुप्तकालीन मूर्ति मिली है। ये उल्लेखनीय है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुल्तानगंज से जो मूर्तियां प्राप्त हुई है ये किस वंश से संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है? तो गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्त काल में
ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारी तरक्की हुई थी। हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चिकित्सा और धातु कार्य के जो क्षेत्र हैं, यानी कि मेडिकल और केमिस्ट्री के क्षेत्र में इस काल में क्या प्रगति हुई थी। इस काल की जो चिकित्सा की जो सबसे बड़ी दो कृतियां हैं, एक तो है अष्टांग संग्रह और दूसरा है अष्टांग हृदय संहिता। इन दोनों के रचयिता जो है ये वाग्भट है, और ये दोनों चिकित्सा शास्त्र हैं, यानी कि ये दोनों मेडिकल की बुक है। ये गुप्त काल में ही लिखी गई थी। इसमें मानव के इलाज के साथ साथ पशुओं के जो रोग हैं उसके निदान के लिए भी पुस्तक लिखी गई थी। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है ये हस्त्यायुर्वेद है। ये हाथियों के इलाज के लिए, हाथियों के जो उपचार हैं इसका जो है इसमें वर्णन किया गया है। बहुत सारे रोग हैं हाथियों के, उसके उपचार के बारे में जानकारी दी गई है। और दूसरा है अश्वशास्त्र। इसमें घोड़ों के जो बहुत सारे रोग हैं उसकी जानकारी दी गई है। इसके लेखक कौन है? सलीहोत्र। उस समय हाथी और घोड़ा ये दोनों सेनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, तो उन्हीं के लिए ये सब जो है ग्रंथ लिखी गई है, उन्हीं के इलाज के लिए। ये तो हो गई मेडिकल की। इस समय केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, धातु कण विज्ञान, ये चीज भी इस काल में बहुत ही ज्यादा तरक्की की थी। आप नागार्जुन को पहले से ही जानते हैं। बौद्ध काल में नागार्जुन जो थे एक बहुत बड़े रसायनज्ञ थे। इन्होंने पारा का आविष्कार किया था। नागार्जुन ने पारा का आविष्कार किया था। दूसरा मेहरौली का जो स्तंभ लेख है, मेहरौली दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित आप कुतुब मीनार के परिसर में देखेंगे, एक यहाँ पर एक लौह स्तंभ है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है और गुप्त काल से संबंधित है। इसकी निर्माण हुए आज कम से कम 2000 वर्ष हो गई है। ये 1500 वर्ष नहीं, करीब आप 2000 वर्ष हो गए इनके। ये खुले आसमान के नीचे हैं, तो ऑब्वियस है ये बारिश का भी सामना कर रहा होगा और धूप का भी सामना कर रहा होगा। लेकिन 2000 वर्षों से जमीन के भीतर गड़े रहने के बावजूद भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। इसमें जंग नहीं लगा है। तो आप लोग इस समय की जो धातु विज्ञान है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि इस तकनीक जो है कितनी हाई थी। आजकल के जो स्टील होता है वो भी कुछ दिनों बाद, स्टील अभी का जो है माना जाता है कि ये जंगरोधी होता है, लेकिन स्टील भी कुछ दिनों बाद जो है इतनी ज्यादा नहीं होती, वो मिट्टी में अपक्षय होने लगती है। लेकिन ये 2000 वर्षों से ये लोहा जो है, लौह स्तंभ, अभी भी वही के वही पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी उन्नत तकनीक थी इस समय की। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा इस समय जो गणित और एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी इस काल में बहुत सारी तरक्की हुई थी। इस काल के जो प्रमुख वैज्ञानिक थे वो थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। ये सभी गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। हम लोग बारी बारी से देखते हैं इन तीनों विद्वानों ने देश को क्या दिया था। आर्यभट्ट की बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम आर्यभट्ट था, आर्यभट्टियम था। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, और इसके पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है सूर्य और चंद्र ग्रह लगता है। आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह बात बताई कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों, तो इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में जानकारी ये आर्यभट्ट के काल में ही दे दी गई थी। आर्यभट्ट ने ही दिया था। आर्यभट्ट ने ही दशमलव प्रणाली की आविष्कार किया था। आर्यभट्ट ये शून्य के आविष्कार हैं और इन्होंने ही दशमलव प्रणाली के जन्मदाता भी माना जाता है। आर्यभट्ट के बाद जो दूसरा है वराहमिहिर, इन्होंने पंच सिद्धांत का नाम ग्रंथ की रचना की थी। विवाह पटल, योग माया, बृहत संहिता, बृहजातक और लघु जातक, ये इतने ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को 3 शाखाओं में विभाजित किया था। एक तो तंत्र था जो गणित और ज्योतिष का मिक्स था, दूसरा होरा था जो जन्म से रिलेटेड था, और तीसरा संहिता था जो फलित ज्योतिष से संबंधित था। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के अलावा एक तीसरा विद्वान था उस समय का, ब्रह्मगुप्त। ये भी गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। इन्होंने ब्रह्म स्फुट, खंडरवादक और ध्यान ग्रह नामक सिद्धांत दिया था। ये इनकी 3 जो है प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन्होंने इस किताब की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। ठीक है,
दोस्तों, तो ये चीजें जो है सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में जानकारी, या फिर हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में यदि जानकारी की बात करें, तो ये सभी चीजें गुप्त काल के विद्वानों को ज्ञात था, उस समय के समाज को ज्ञात था ये चीजें। अब हम लोग विज्ञान विज्ञान की बात, जो विज्ञान के अलावे की बात करें, तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इसके दरबार में कहा जाता है कि नवरत्न रहते थे। इन नवरत्नों में सबसे ऊपर का जो स्थान प्राप्त था वो तो कालिदास थे। इसके अलावा इस समय अमर सिंह थे, धनवंतरी था, घटकपर, छपनक, शंकु, बड़ामहिर, वरुचि और बेताल भट्ट, ये सभी 9 रत्न जो थे ये इसके दरबारी थे। इस सभी ने अपनी अपनी रचनाएं की थी। कालिदास को तो देख ही सके, उसके जो है साहित्यिक स्रोत है, मालविका अग्निमित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। मालविका अग्निमित्र की रचना की थी। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। धन्वंतरी ने आयुर्वेदाचार्य हैं ये, इसने आयुर्वेद नामक ग्रंथ लिखी थी मेडिकल से संबंधित। ये सब वास्तुशास्त्र से संबंधित थे। छपना बड़ा मीर के बारे में तो देख ही चुके हैं, इसने भी ग्रंथ लिखी थी। ये बेताल भट्ट इस समय के जादूगर थे एक। तो ये इसके दरबारी थे, इसलिए इसके दरबार में इसे नवरत्न भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के काल में 5वीं सदी में हुई थी, और ये नालंदा इसके काल में जो है शिक्षा या शिक्षा के क्षेत्र का प्रसिद्ध केंद्र बन चुका था। तक्षशिला जो है इसकी स्थापना तो मौर्य काल से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ये अभी भी अस्तित्व में था। इसे भी राजकीय परिश्रय मिलता था इस समय भी, अभी भी। ठीक है, ये गुप्त काल में भी अस्तित्व में था। इन दोनों विद्यालयों की जो शिक्षा का स्तर है ये इतना ऊंचा था कि यहाँ पढ़ने के लिए चीन और फारस तक के जो छात्र हैं वो वहां से आते थे पढ़ने के लिए। हम लोग अब धर्म और संस्कृति की बात करते हैं। गुप्त काल को कहा जाता है कि ये ब्राह्मण धर्म के सर्वोच्च चरमोत्कर्ष का काल था। इसी काल में रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था। रामायण की रचना जो है, शुरुआत रामायण और महाभारत की, ये तो उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हो गया था, लेकिन अंतिम रूप जो है इसके जो अंतिम खंड ये गुप्त काल में आके पूर्ण हो गया था। गुप्त काल में ही मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। मार्कंडेय पुराण देवी दुर्गा के बारे में बताता है, और इसके अलावा ये शक्ति के जो जितने भी अभी रूप हैं, काली दुर्गा जितने भी सुनते हैं, इसका प्राचीन प्रमाण यहीं से उत्पन्न होता है, मार्कंडेय पुराण से। और ये वायु पुराण और विष्णु पुराण, इन दोनों में गुप्त वंशों की वंशावली दी गई है, गुप्त राजाओं की, गुप्त शासकों की वंशावली दी गई है। इसी विष्णु पुराण और एक है ब्रह्मांड पुराण, इसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, इन चीजों के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के विकास के कारण बौद्ध और जैन की उपेक्षा हुई थी। गुप्त शासक ब्राह्मणवाद पर इतना ज्यादा जोर देने लगे कि बौद्ध और जैन की उपेक्षा होने लगी। जैन धर्म को पूर्ण रूप से उपेक्षित कर दिया गया था, क्योंकि बौद्ध धर्म थोड़ी बहुत जो है, इसके गुप्त के जो उत्तरवर्ती शासक हैं इसने इसे योगदान तो दिया था। जैसे कि जो नरसिंह गुप्त हैं, नरसिंह गुप्त बालादित्य, इसने इसी के काल में जो बौद्ध भिक्षु वसुबंधु हैं, इसके प्रभाव में आकर इसने नालंदा में एक संघाराम और बिहार का निर्माण करवाया था। तो थोड़ा बहुत तो इसने योगदान दिलवाया था बालादित्य ने। और कुमारगुप्त के काल में आपने देखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो यदि हम सबसे देखें तो सबसे महत्वपूर्ण धर्म इस समय का जो था वो था ब्राह्मण धर्म, यानी कि हिंदू धर्म, और दूसरा प्रमुख धर्म जो था बौद्ध धर्म। लेकिन जैन धर्म जो है इस समय ये काफी उपेक्षित की हो गई थी, और ये अपने पतन की ओर जाने लगी थी। अब इसके गुप्त साम्राज्य के काल में जो समाज थे हम उसके बारे में देखते हैं। जातियों के प्रसार के कारण वर्ण व्यवस्था में संशोधन होने लगा था। बड़ी संख्या में जो अप्रवासी हैं, मुख्य रूप से क्षत्रिय जो हैं, ये भारतीय समाज में समाहित होने लगे थे। भूमि अनुदान देने से बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों को ब्राह्मण समाज में समाहित कर लिया गया था। जिन जनजातियों को समाहित किया गया था उन्हें शूद्र वर्ण में शामिल कर लिया गया था। देखिए, मौर्योत्तर काल में भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे।
विदेशी आक्रमणकारियों ने देश के अलग अलग भागों में यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया था। तो वो लोग राजा बन गए। राजा बन गए तो ये सब खुद जो है क्षत्रिय धर्म में यहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्हें क्षत्रिय बना दिया। क्षत्रिय का दर्जा दे करके ब्राह्मण की जो जाति वर्ण व्यवस्था थी, चतुर्वर्ण व्यवस्था, उसमें शामिल कर लिया था। इस काल में एक और घटना हुई थी। ये सब तो विदेशी आक्रमणकारी के रूप में आए थे। दूसरा हमने देखा था कि मौर्योत्तर काल में भी और गुप्त काल में भी बहुत सारे ऐसे शासक थे, बहुत सारे ऐसे वंश थे जिन्होंने सामंतवादी व्यवस्था को अपनाया था। उन्होंने बहुत सारी जागीरें जो हैं अपने सैनिकों को, पुरोहितों को भूमि दान दिया था। तो भूमि दान जो है अक्सर ऐसे क्षेत्रों में दिया जाता था जो सीमांत प्रदेश हो, खासकर जंगल वाले इलाके हो। इसके देने से एक चीजें अच्छी चीजें हुई कि ये सभी जो चीज है वो कृषि के रूप में परिणत होने लगी थी। एक दूसरा चीज भी हुआ था कि ये अब समाज के जो मुख्य भूमि के क्षेत्र हैं, अब ये जो जनजाति क्षेत्रों से जाके घुल मिले, दोनों का टकराव होना स्वाभाविक था। तो समाज, उस समय के जो जंगल के जो जनजाति रहने वाले थे, अब उसको भी भारतीय समाज में स्थान दिया जाने लगा, चतुर्वर्ण व्यवस्था में। तो उस समय के जो ब्राह्मण थे, इन्होंने जो बाहर के जो जनजाति थे इसको शूद्र वर्ण में रखा था, इसको अब शूद्र वर्ण में शामिल कर लिया था। इस समय जबरन जो श्रम करवाया जाता था, बिष्टी, ये इस समय और अधिक व्यापक हो गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय बहुत सारा जो है साम्राज्य का निर्माण होता है, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे रियासतें बनती हैं। हमने देखा था कि इसके जो सामंत हैं, क्योंकि ये सब महाराजा धीराज होते थे, तो हो सकता है इसके भीतर बहुत सारे राजा रहते हो। जितने भी राजा रहेंगे उसके अपने अपने भवन होंगे, फिर भवनों को दुर्ग के भीतर घेरने की कोशिश करेंगे। तो इन सबों के लिए जो है लेबर कहाँ से आए, इन सभी के लिए लेबर कहाँ से आए, और यदि लेबर रखेगा तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा लेबर को। और वेतन तो तभी देगा जब इनका व्यापार व्यवसाय जो है उन्नत हो, कृषि उन्नत दशा में हो, यानी कि टैक्स जो है ज्यादा हो रही हो। लेकिन इस काल में हम देखते हैं, गुप्त काल में व्यापार व्यवसाय के साथ साथ कृषि व्यवस्था भी ठप होने लगी थी। इस काल में, गुप्त काल में आते आते जो उत्तर के जो कुषाणों ने जो सिल्क रूट पर जो नियंत्रण किया था, वो अब इसके नियंत्रण से बाहर चला गया था। तो रोमन साम्राज्य, साथ ही रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार था वो भी अब छूट चुका था। तो इस समय की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही चरमरा गई थी, साथ ही कृषि भी दयनीय दशा में था। तो इसे वो टैक्स वसूल नहीं होता था जो मौर्यों के काल में था। मौर्यों के काल में तो एक भारी भरकम टैक्स की सूची दी गई है, एक लंबी सूची दी गई है, उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स वसूल होता था। लेकिन ये गुप्त काल की विशेषता नहीं है, इनके पास पैसे नहीं थे, ये कर वसूल नहीं करता था बहुत ज्यादा कि लेबरों को वेतन दे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्हें इस पर बेगार करवाने लगा। बेगार यानी कि बिना मजदूरी दिए नौकरी पर रखना, ठीक है। इसी को बिष्टी कहा जाता है। जबरन श्रम, जबरदस्ती उससे लेबर मजदूरी करवाया जाता था, और अपने बड़े बड़े महल, आलीशान महल बनवाए जाते थे, और भवन के चारों ओर जो है वो किला का निर्माण करवाया जाता था इस समय। ये इस समय की विशेषता थी। व्यापार और शहरी केंद्रों के पतन होने लगा था इस समय। हमने अभी पढ़ा था कि व्यापार और शहरी केंद्रों का पतन क्यों होने लगा था। साथ ही शिल्प की जो क्षेत्रीय प्रकृति के कारण शिल्पकार के संग जो है अक्सर जातियों में परिवर्तित हो गए थे। जब व्यापार केंद्र का जब पतन होगा, शहरी केंद्रों का जब पतन होगा, तो यहाँ से जो कारीगर है, मुख्यतः शिल्पी वर्ग, व्यवसायी वर्ग, वो ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में आके कृषि करने लगेंगे, छोटी छोटी जातियों में परिवर्तित हो जाएंगे। यही चीजें हो गई थी इस समय। अब यही जाति में परिवर्तित हो गए, तो अब जाति व्यवस्था जो है काफी मजबूत हो जाएगी इस समय। सभी एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा देंगे, इसमें अंतर जाति विवाह जैसी चीजें बंद हो जाएगी इस समय आके। अब ये चीजें आएगी तो फिर छुआछूत वाली जो चीजें हैं वो अपने आप उभर के सामने आ जाएगी। तो इस काल में छुआछूत बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अपने चरम पर पहुंच गई थी गुप्त काल में छुआछूत व्यवस्था, अस्पृश्यता। और ये इतना पहुंच गया था कि चंडालों को कहा जाता था कि आप यदि शहर में प्रवेश करें तो ढोल बजाते हुए प्रवेश करें। ये चीज चंडालों के लिए था। आपने देखा था कि यहाँ पर जो शूद्र थे उनकी स्थिति तो गिरी ही, साथ ही जो चंडालों की स्थिति भी और खराब, दयनीय हो गई थी। इन सभी के साथ महिलाओं की स्थिति भी और ज्यादा निराशाजनक हो गई थी, क्योंकि समाज में अब
बहुविवाह होने लगा था, पितृसत्ता ने गहरी जड़ जमा ली थी। महिलाओं को अब जो धर्मशास्त्र थे उससे भी वंचित किया जाने लगा था। हमने ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में देखा था कि ये सब महिलाएं विदुषी भी हो सकती थी, वे लोग पढ़ लिख के ऋषि मुनि भी हो सकती थी। हमने देखा था कि ऋग्वेद में कुछ ऋचाओं का भी उसने ऋचाओं को भी, कुछ मंत्रों को भी महिलाओं ने लिखा था। फिर हमने देखा था कि जब मौर्य काल की बात आती है तो मौर्य काल में भी महिलाएं काफी, उससे महिलाओं को काफी अधिकार दिए गए थे, महिलाएं काफी सशक्त थी। मौर्य काल में कहा जाता था कि राजा के जो बॉडीगार्ड सब होते थे उसमें महिलाओं को भी नियुक्त किया जाता था। तो महिला मौर्य काल तक भी अच्छी थी। मौर्योत्तर काल में भी देखा था हमने, जो सातवाहन थे उस काल में महिलाओं को काफी अधिकार दिया जाता था। सातवाहन शासकों ने तक तो अपने माताओं के नाम जो है अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिया था। हमने देखा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलभामी जैसे शब्द उपयोग किए गए थे। साथ ही हमने देखा कि उसने महिलाओं ने बहुत सारे भूमि दान जो है बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों को भी दिए थे। तो उसने जो दान दिया, भूमि दान दिया था, तो यदि उसके पास भूमि दान देने का अधिकार रहा होगा तभी तो दिया था उसने। ठीक है, तो हम लोग मौर्योत्तर काल तक देखते हैं कि महिलाओं की जो दशा थी बहुत अच्छी खासी थी। लेकिन यहाँ पर आकर के स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इन्हें शिक्षा से भी वंचित किया जाने लगा है अब। ठीक है, स्वयंवर की प्रथा तो छोड़ ही दी, ये अब समाप्त कर दिया गया था। इस समय जो धर्मशास्त्र के रचयिता से मनु स्मृति, इसने लड़कियों के लिए बाल विवाह प्रथा को जायज ठहरा दिया। कहा कि लड़कियों का कम उम्र में विवाह कर देना चाहिए, ये उचित है। ये किसने कहा था? मनु स्मृति ने कहा था। इन सभी चीजों के अलावा ये पहली बार था जब आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो एरन अभिलेख हैं वहां से आपने देखा कि यहाँ पर सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य। तो महिलाओं की जो निम्नतम दशा हो सकती है वो इस काल में अपने निम्नतम गर्त में जा चुकी थी महिलाओं की दशा। अब हम देखते हैं कि गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था और व्यापार थी वो किस प्रकार की थी। कृषि प्रणाली इस समय ठीक ठाक थी, क्योंकि सामंतों को जो भूमि दान दी गई थी वो बहुत ही उबड़ खाबड़ जमीन में दी गई थी, और कृषि का थोड़ा बहुत विस्तार किया गया था उस समय, क्योंकि जिस किसी सामंत को नए नए क्षेत्र दिए जाते थे वो उस भूमि को कृषि में परिवर्तित करने की कोशिश करता था। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि कृषि का थोड़ा बहुत विस्तार हुआ। उत्पादकता बढ़ी कि नहीं बढ़ी ये तो नहीं बताया जा सकता। यदि उत्पादकता बढ़ी होती तो जो शासक का जो है केंद्रीय शासक, उनका टैक्स वसूल में ज्यादा वृद्धि हुई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऊपरी तौर पर कह सकते हैं कि भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई थी, क्योंकि भूमिदान में जो भूमिदान दिए गए थे उसे कृषि के भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, कुछ गुप्त शासकों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का भी इस्तेमाल करवाया था। ठीक है, लेकिन इन सभी के बावजूद भी कृषि अच्छी दशा को नहीं प्राप्त हो सकी थी। बस इतना ही था कि किसान अनाज उगा सकता था। अमरकोश जो है इसमें विभिन्न प्रकार के जहाज निर्माण का वर्णन किया गया है, जहाज कैसे निर्माण हो। ठीक है, तो यदि जहाज निर्माण किया जा सकता है तो हो सकता है कुछ ठीक ठाक दशा में इस समय के विदेशी व्यापार भी होता हो और साथ साथ आंतरिक व्यापार भी होता हो। इस काल की जो टेराकोटा मूर्तियां हैं, शहरी थीम वाली जो टेराकोटा की मूर्तियां हैं, मुद्रा हैं, या फिर अर्धकीमती जो मोती हैं, ये सभी इस काल की अर्थव्यवस्था की पहचान है। यानी कि इस काल में जो है आप बता सकते हैं कि पेशाएं जो थी, काफी पेशा या फिर कारीगरी जैसे कहते हैं, वो काफी विभिन्नता रखी हुई थी। थोड़ी बहुत कारीगरी थी, मिट्टी के मनके बनाना या फिर कीमती मोती बनाना, ये सभी अनिवार्य चीजें थी। तो ये तो होगा ही किसी भी समाज में। लेकिन जितनी हम मौर्य साम्राज्य में देखते हैं, जितनी उसके कारीगर थे, कारीगर की जो सूची है वो अब छोटी पड़ गई है। यहाँ पर फारस की खाड़ी के साथ हमने देखा कि अमरकोश में जो है जहाज बनाने का प्रमाण दिया गया है, जहाज बनाने के तरीके बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश व्यापार जो था इस समय थोड़ा बहुत होता रहता था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ फारस की खाड़ी के साथ व्यापार से चलता था, और इसी के फारस की खाड़ी से व्यापार करने के लालच से इसने क्या किया था, इस समय के जो शासक थे इसने गुजरात के कठियावाड़ के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। जब इसने कठियावाड़ और गुजरात के क्षेत्र को जीत लिया था तो फिर यहाँ के जो बंदरगाह हैं अरब सागर के तट पर स्थित, इसको इन लोगों ने अपने अधिकार में ले लिया था। और इसका उद्देश्य क्या था? फारस की खाड़ी के साथ व्यापार करना।
तो कहीं ना कहीं इसका जो व्यापार है वो श्रीलंका, फारस यानी ईरान, अरबियन देशों के साथ, बैजेंटियन साम्राज्य के साथ और अफ्रीका के साथ भी था। इसके जो प्रमुख बंदरगाह थे ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह, भरूच बंदरगाह, कल्याण बंदरगाह और कैम्बे बंदरगाह है। ये सभी गुप्तकालीन बंदरगाह हैं, ये चीजें याद रखना। इस काल की जो व्यापारिक प्रमुख वस्तुएं थी ये मसाले थे, मोती, सोना और घोड़े का भी आयात किया जाता था इस समय। ताम्रलिप्ति जो है ये पूर्वी बंदरगाह था, पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह था। वर्तमान में ये बंगाल और पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये सभी तीनों जो बंदरगाह हैं ये पश्चिम तट पर स्थित था। ये पश्चिम तट पर था और ये पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह था। ये पश्चिम तट पर जो बंदरगाह थे इससे जो विदेशी थे यहाँ पर श्रीलंका, ये फारस वाला, अरब, अफ्रीका वाला जो देश था, यहाँ से विदेशी व्यापार ये पश्चिमी तट से होता था। और ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है यहाँ से उत्तर भारत का जो व्यापार है गुप्त साम्राज्य का, ये व्यापार यहाँ से होता था। अब हम लोग देखते हैं कि ये साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद प्रशासन और सैन्य शक्ति दोनों ही कमजोर हो गए थे, क्योंकि जिस शासन को उसने, समुद्रगुप्त ने जो समाज को जीता था दक्षिण भारत के, हमने देखा था कि दक्षिण के इसने 12 शासकों को हराया था। हराने के बाद उससे टैक्स वसूल लिया और वसूलने के बाद फिर उसे छोड़ दिया वैसे ही राज्य करने के लिए। तो ये तो होना ही था कि जब भी उसे मौका मिलेगा फिर क्या करेगा, पलटवार करेगा और केंद्रीय शक्ति को तोड़ने की कोशिश करेगी या फिर खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश करेगी। और ऐसा हुआ भी। जैसे ही केंद्र शक्ति कमजोर हुई फिर इसने खुद को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था। उसने सीधे अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मंत्रियों और मठों को भूमि अनुदान दिया था बहुत सारे। तो ये बहुत ही अमीर और प्रभावशाली बन गए थे। हमने ये भी देखा था कि उसके जो मंत्री थे उसने मंत्रियों को सैलरी देने के बजाय वो क्या करते थे, भूमि और जागीर जो है उसे देने की प्रथा शुरू कर दी थी। एक गलत प्रथा शुरू कर दी थी। और ये जो जागीरें दी जाती थी ये केंद्रीय नियंत्रण से क्या होते थे, हस्तक्षेप मुक्त होते थे। इस पर केंद्र का नियंत्रण नहीं रह जाता था। तो एक देश के भीतर छोटे छोटे देश जैसा निर्माण होने लगा था इस समय। तो यही चीजें थी जो इस समय इसके साम्राज्य के विघटन का कारण बना था। इससे राज्य के भीतर का जो राज्य की अवधारणा वाली बात हो गई थी, अभी हमने कहा था, तो ये चीजें ऐसे ही हो गई थी। एक साम्राज्य के भीतर बहुत सारे साम्राज्य का निर्माण होने लगा था। तो ऑब्वियस था कि केंद्रीय शक्ति यहाँ पर कमजोर पड़ने लगेगी और साम्राज्य का अंत हो जाएगा। व्यापार, शिल्प, विनिर्माण का विकास आमतौर पर स्थित था। ये तो होना ही था। अब एक बड़ा साम्राज्य है और साम्राज्य के भीतर आप देखते हैं कि ये अलग राज्य है, ये अलग राज्य है, ये अलग है, ये अलग है। सभी के यहाँ अपनी अलग अलग नीति है। यदि सभी के अलग अलग नीति होगी तो यहाँ पर बाट माप तौल का जो है ये एकीकरण नहीं हो सकेगा। सभी के अपने अपने चुंगी और कर व्यवस्था होगी। तो ये भी चीजें जो है व्यापार की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। व्यापार के लिए होना क्या था, सभी जो देश के जो साम्राज्य के विभिन्न हिस्से हैं उसमें एक रूपता हो, समान कानून हो, तभी जो है सभी चीजें समान हो, समान कानून हो, एक रूपता हो, बाट माप तौल की जो है चीजें एक समान हो, तभी यहाँ पर व्यापार फल फूल सकती है। इस काल में ये चीजें विशेषताएं सामंतवादी प्रवृत्ति के उभरने के कारण ये चीजें समाप्त होने लगी थी। साथ ही ये छोटे छोटे टीले तो दिखाई दे रहे थे, राज्य के जो टीले थे। इसके अलावा जो गिल्ड था, एक तो व्यापारी समूह था नहीं, एक जो थोड़ा बहुत था वो अपने आप को गिल्ड या फिर श्रेणी के रूप में जो है श्रेणी के रूप में अपने आप को संगठित कर लिया था। अब ये गिल्ड के जो है ये अपने नियम कानून होते थे। ये तो हमने मौर्य काल से ही देखा था, उत्तर वैदिक काल में भी ये था। अपने अपने समूह में ये अपने जो समूह के सदस्य थे ये स्वयं नियम बनाता था और इससे पालन करवाता था। इसके अपने नियम कानून होते थे। तो अब देखिए एक साम्राज्य के भीतर ये छोटे छोटे राज्य तो हैं ही, अब इसके भीतर भी ये गिल्ड है तो इसके भी अपने नियम कानून होंगे। तो फिर इतने बड़े साम्राज्य के भीतर जब पूरा राज्य ही निर्माण हो जाएगा तो भाई साहब इसमें केंद्र की क्या योगदान रहेगा। तो ऐसे जो साम्राज्य हैं इसका तो अंत होना निश्चित ही था। ठीक है। और जब रही सही गई जो कसर थी उसे हून के आक्रमण जो था, हमने देखा था कि स्कंदगुप्त के समय से ही हून आक्रमण शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त ने तो इसे झेल लिया था, लेकिन बाद के जो गुप्त शासक हैं वो इसे रोक नहीं पाया था
और इसने मौर्य गुप्त साम्राज्य को क्या किया, अंत करने को मजबूर कर दिया था। दोस्तों हमने देखा, अब तक देखा कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो साम्राज्य का विखंडन हुआ तब बहुत सारे छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, शुंग, कन्नव देखा था। फिर क्या किया गुप्त काल में, जो समुद्रगुप्त का जो भास्कर काल काम था, इस सभी छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण करने की कोशिश की गई थी। अब तक हमने यहां तक देखा। अब हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे गुप्तोत्तर काल में। यहां पर देखा था कि सामंतवादी प्रवृत्ति के कारण गुप्त साम्राज्य फिर से विघटित होने लगा। तो देखेंगे अगले चैप्टर में गुप्तोत्तर काल में कि क्या फिर से गुप्त साम्राज्य का विघटन होकर के भारत में अलग अलग छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं। हम अगली क्लास में फिर से उपस्थित होंगे आपके लिए। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा गुप्तोत्तर काल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।